Hey everyone, welcome to IQ Tab. So let's start with the newspaper analysis for 4th of February. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से न्यूज को डिस्कस करना है। देखिए सबसे पहले वी हैव टू टॉक अबाउट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और नासा ने रिसेंटली ये बोला है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 2030 के आसपास में डीकमीशन कर देना है, तो उसके लिए एक ट्रांजिशन प्लान बनाया गया है। ठीक है, तो हम इस पर्टिकुलर प्लान को प्रॉपर्ली समझेंगे। सेकंड वी हैव टू टॉक अबाउट एक न्यू रिंग शेप मॉलिक्यूल्स को बनाया गया है, डिस्कवर किया गया है, जिसके अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम 2D पॉलीमर्स बनाए गए हैं। ठीक है, देखिए आज तक कोई भी पॉलीमर्स 2 डायमेंशन के अंदर नहीं बनाए गए थे, तो एक्जैक्टली इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हम इसको प्रॉपर्ली समझेंगे। थर्ड वी हैव टू टॉक अबाउट रफेल। ना देखिए जो रफेल हमारे पास जो एयरक्राफ्ट है, अभी तक हमारे पास सिर्फ लैंड वर्जन है, मतलब सिर्फ हम लैंड से उसको टेक ऑफ कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि रिसेंटली उसका मरीन वर्जन बनाने की कोशिश की जा रही है, जहां पर उसके फ्लाइट टेस्टिंग वगैरह स्टार्ट हो गए हैं, और ये फर्स्ट जो टेस्टिंग हुई है दैट हैज बीन सक्सेसफुल। तो हम इसके बारे में बात करेंगे एक्जैक्टली किस तरीके से काम करता है, कोई भी जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं उसके ऊपर फ्लाइट टेस्ट कैसे की जाती है। एंड फाइनली वी हैव टू टॉक अबाउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, जो म्यांमार के अंदर 2 फॉसिल फ्लावर्स मिले हैं। फॉर द सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि फॉसिल फ्लावर्स क्या होते हैं। ऐसे फ्लावर्स जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स से कहीं पर दबे हुए थे, जिनका फॉसिल बन गया है, बट उसके बावजूद वो अच्छे कंडीशन के अंदर मिलते हैं, दे आर कॉल्ड एज फॉसिल फ्लावर। ठीक है, तो हम इन चारों ही टॉपिक के बारे में बात करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट वन। सबसे पहले नाउ सबसे पहले हमें बात करना है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसका एक ट्रांजिशन प्लान रिसेंटली नासा के द्वारा दिया गया है। रिसेंटली नासा ने अनाउंस किया ये कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 2031 के अंदर उसका ऑपरेशन को फिनिश कर देंगे और उसको हटा देंगे, इसके ऑर्बिट से हटा देंगे। ठीक है, अब देखिए 2031 का जो प्लान है, उसका जो लास्ट जो पार्ट है वो ये बोला गया है कि स्पेसक्राफ्ट को उसके ऑर्बिट से बाहर निकाल के साउथ पैसिफिक ओशन में एक पॉइंट है, पॉइंट नीमो। ठीक है, उस पॉइंट नीमो के अंदर उसको फॉल कराना है, मतलब करा देना, मतलब उसको गिरा देना है वहां पर। ठीक है, हम हर एक चीज के बारे में बहुत ही प्रॉपर्ली समझेंगे। देखिए सबसे पहले आप मेन चीज समझ गए कि साउथ पैसिफिक ओशन, यानी कि जो पैसिफिक ओशन का जो नीचे वाला पार्ट है, उस पर्टिकुलर पार्ट में इसको गिराना है ना। उसके अलावा उसे बोला गया है कि 2030 के आसपास, देखिए 2031 में तो इस प्लान का एंडिंग हो जाएगा, बट उससे 1 साल पहले यानी कि 2030 के आसपास में धीरे धीरे इसको किया जाएगा। इसके लिए एक ट्रांजिशन प्लान बनाया गया है, जहां पर बोला गया है कि सबसे पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को उसके ऑर्बिट से नीचे लाया जाएगा। ठीक है, और जो लो अर्थ ऑर्बिट है वहां पर कुछ दिनों के लिए रखा जाएगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे इसको साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर इसको ड्रॉप कराया जाएगा। ठीक है, तो ये जो आईएसएस है ये हमारा फाइनली थर्ड और जो उसका मोस्ट जो इंपॉर्टेंट फेज है उस पर्टिकुलर फेज के अंदर जा रहा है। देखिए उसको 3 मतलब बेसिकली उसको स्टार्टिंग में 15 सालों के लिए लॉन्च किया गया था, बट उसको बाद में फिर एक्सटेंशन मिल गई थी। टोटल इसका जो वर्किंग टाइम था दैट वाज फॉर 3 डेकेड्स, यानी कि 30 सालों के लिए था। तो अभी इसका लास्ट डेकेड जो है वो चल रहा है, यानी कि 2021 से लेकर के 2031 तक। ठीक है, ये इसका लास्ट डेकेड है जो कि काम करता है, और ये जो इसका मेन काम है, इट वर्क्स इन माइक्रोग्रेविटी। नाउ व्हाट इज माइक्रोग्रेविटी? और देखिए जो अर्थ है हमारी, अर्थ के ऊपर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रेविटी है, राइट। नाउ इस ग्रेविटी को हटा दिया अगर, तो अगर ग्रेविटी को कम कर दिया जाए तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज माइक्रोग्रेविटी। नाउ जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो हमारे अर्थ के बाहर चक्कर लगाता रहता है लगातार, और वो एक्चुअली जिस पर्टिकुलर टाइप की कंडीशंस प्रोवाइड करता है ना, दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज माइक्रोग्रेविटी। ठीक है, जहां पर कोई भी ग्रेविटी बहुत ज्यादा टफ ग्रेविटी वहां पर नहीं होती है। अगर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को देखेंगे तो वो हमारे अर्थ को लगातार ऑर्बिट कर रहा है पिछले 20 सालों से ऑलमोस्ट। ठीक है, और जो ऑर्बिटिंग की जो स्पीड है ना दैट इज अराउंड 8 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्पीड से वो हमें लगातार ऑर्बिट करता रहता है। ना जो इंटरनेशनल क्रू हैं, जो बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स, कॉस्मोनॉट्स, ये सब लगातार जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाते हैं, वहां पर बहुत सारे साइंटिफिक उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किए हुए हैं, बहुत सारे वहां पे ब्रेक थ्रूज वहां पे हमें मिले हुए हैं, जिसके कारण हमने अभी तक काफी सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए हैं जिसके थ्रू हमें डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन करने का काफी अच्छा मौका मिला है इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के थ्रू। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अभी तक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट प्लेयर की तरह था। अगर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि आईएसएस की बात करेंगे, इट वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ एक यूएस प्रेसिडेंट हुआ करते थे पहले, रोनाल्ड रीगन नाम के पर्सन थे, ही वाज द पर्सन। ठीक है, इन्होंने एक्चुअली डिसाइड किया था 1984 के आसपास में कि हमारा एक परमानेंटली एक स्पेसक्राफ्ट का एक प्लेस होना चाहिए स्पेस के अंदर, जहां पर हम जाकर वहां पर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह मतलब किया जा सके। बट यहां पर यूएसए ने बोला था कि ये चीज हम अकेले नहीं करेंगे, वी विल डू इट इन एसोसिएशन विद सम न्यू कंट्रीज। ठीक है, कुछ और कंट्री के साथ में। तो यहीं पर यहां पर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का यहां पर बिल्डअप होना स्टार्ट किया था, जिसके अंदर टोटल 5 डिफरेंट जो नेशंस है, मतलब 4 नेशंस प्लस ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन, इन सब ने साथ में मिलकर इसको पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो उसके बारे में अभी हम समझेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 1984 में इसको डिसाइड किया गया था, और तब से इसको बनाने का काम स्टार्ट हुआ। फाइनली 1998 के अंदर, यानी कि देखिए ऑलमोस्ट 14 सालों के अंदर इसका फर्स्ट जो पार्ट था दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोल मॉड्यूल। मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो सबसे फर्स्ट पार्ट था जो कि एक्चुअली स्पेस के अंदर गया था, दैट वाज कॉल्ड एज कंट्रोल मॉड्यूल। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू कि एग्जैक्टली कंट्रोल मॉड्यूल क्या होता है। देखिए अगर आप इस पूरे को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एक सिंगल मतलब पार्ट मानेंगे, तो उसका जो सबसे आगे वाला पार्ट है ना, दिस पर्टिकुलर पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज कंट्रोल मॉड्यूल। ठीक है, ये आपको एक सिंपल डायग्राम के रूप में, दिस इज द रियल जो इंटरनेशनल स्पेसक्राफ्ट है, और उसका जो ये आगे वाला पार्ट देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज कंट्रोल मॉड्यूल। एक्चुअली ये पर्टिकुलर वो पार्ट है जहां पर साइंटिस्ट वगैरह रहते हैं, और यहीं से इस पूरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो दिस वाज अ वेरी बहुत ही नॉर्मल सी चीज है कि दिस इज वेरी ऑब्वियस कि सबसे पहले जो कंट्रोल मॉड्यूल है उसको बनाया गया, और उसको सबसे पहले स्पेसक्राफ्ट को
लॉन्च करने के लिए सबसे पहले इसी पार्ट को लॉन्च किया गया, ठीक है। सो दिस वाज एक्चुअली लॉन्च इन 1998। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसको सबसे पहला जो उसका पार्ट लॉन्च किया गया था दैट वाज इन 1998, और उस चीज को यूज करने के लिए, मतलब उसको लॉन्च करने के लिए रशिया के एक रॉकेट का यूज किया गया था, ठीक है। नाउ माइंड यू, मैं आपको एक चीज यहां पर समझाता हूं। 1991 वाज द टाइम जब एक्चुअली कोल्ड वॉर खत्म होता है और रशिया की जो इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी। तो 1998 के अंदर रशिया का जो रॉकेट यूज किया गया था, दिस वाज वन ऑफ द एक ऐसा मेथड था जहां पर रशिया को वापस गेम में लाने की कोशिश की जा रही थी। मतलब कहीं ना कहीं देखिए, ऐसा नहीं था कि यूएसए अपनी कॉम्पिटिशन बना रहा था, बट रशिया को वो एज अ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर था अभी तक रशिया, ठीक है, स्पेस इंडस्ट्री के अंदर। बट अचानक से रशिया का जो यूएसएसआर था वो ब्रेक होने के कारण क्या होता है, रशिया की जो मतलब जितनी भी मार्केट वैल्यू थी सबके सब बिल्कुल डाउन हो गई थी। तो इसलिए यूएसए ने यहाँ पर रशिया के रॉकेट को यूज किया था इस चीज को स्पेस में भेजने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, फर्स्ट पार्ट वॉज कंट्रोल मॉड्यूल एंड सेकंड पार्ट वॉज कॉल्ड एज यूनिटी नोड। नाउ जितने भी यूनिटी नोड्स होते हैं ना, आपको सिंपल ध्यान रखना है, नोड्स जहां पर आपको वर्ड ध्यान आ गया, नोड का मतलब होता है जहां पर आप दो चीजों को जोड़ सकते हो, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर पार्ट है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो पहले स्पेस के अंदर पहुंच गया है, अब सेकंड पार्ट को अगर जोड़ना है ना, तो उसके यहां पर एक नोड लगा होता है, ठीक है। इसी दो नोड को यहां पर जोड़ा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज यूनिटी नोड, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यूनिटी जो डिफरेंट नोड्स वगैरह हैं वो सब बनने स्टार्ट हुए थे, एंड देन इवेंचुअली बाकी सब पार्ट्स बने। लेटर स्पेस स्टेशन को आपको ध्यान रखना है, एक बार में नहीं बनाया गया था, इट वाज बिल्ट इन पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में बनाया गया था, और जो पीसेस है उसको धीरे धीरे करके स्पेस में भेजा गया था, एंड देन उसको स्पेस के अंदर एक्चुअली असेंबल किया गया था। सो जस्ट रिमेंबर कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो मतलब ऐसा नहीं था कि पूरे के पूरे स्पेस स्टेशन को अर्थ पे बनाया गया और एक साथ उसको लॉन्च किया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया था। उसके डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग टाइम में उसको बनाया गया, देन फाइनली इट वाज लॉन्च्ड ओवर द पीरियड ऑफ 2 years ऑलमोस्ट। देखिए 1998 वाज द टाइम जब एक्चुअली पहला जो पीरियड था, देखिए दिस वाज द टाइम 1998 के अंदर जो फर्स्ट जो पार्ट था दैट वाज कंट्रोल मॉड्यूल, और उसको भेजा गया था। उसके बाद बहुत सारे नोट्स वगैरह भेजे गए, एंड देन इवेंचुअली बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स भेजे गए, एंड फाइनली 2000 वाज द टाइम, यानी कि नवंबर 2 of 2000 जब फर्स्ट क्रू एक्चुअली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पहुंचता है। मतलब इट टुक ऑलमोस्ट 2 years टू असेंबल ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और फाइनली फर्स्ट क्रू जो था वहां पर पहुंचता है। तब से लेकर आज तक, यानी कि 2000, देखिए 2000 के अंदर एक्चुअली स्टार्ट हो गया, ठीक है, नवंबर 2000 के अंदर ये स्टार्ट हो गया, और अभी 2021 से इसका मतलब क्या है, टोटल 21 years हो चुके हैं, और अभी अराउंड 10 साल और काम करेगा, मतलब टोटल 30 years, मतलब डेकेड इसका 3 डेकेड्स का इसका टोटल सर्विस रहा है ना। अभी तक इसने टोटल 200 से ज्यादा एस्ट्रोनॉट्स को, कॉस्मोनॉट्स को और डिफरेंट 19 कंट्रीज को इसने अभी तक रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। कौन कौन से कंट्रीज है उसको हम अभी समझेंगे थोड़ी देर में। आप बस आपको ये चीज समझना है कि 200 से ज्यादा एस्ट्रोनॉट्स उसके ऊपर ऑलरेडी जा चुके हैं। इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लिमिटेड नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ही गए हुए हैं, बहुत सारे एक्चुअली एस्ट्रोनॉट्स ऑलरेडी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर जा चुके हैं। नाउ देखिए, अगर आप नासा का जो डेटा है उसको समझेंगे प्रॉपर्ली, जो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसका अगर आप अर्थ के ऊपर आके वेट चेक करेंगे ना, तो उसका ऑलमोस्ट 1 million pounds है इसका वेट, मतलब ये बहुत ही ज्यादा भारी है, ठीक है। बट इसके बावजूद इट वर्क्स वेरी फाइनली, बिकॉज ऑब्वियसली स्पेस के अंदर है, वहां पर ग्रेविटी नहीं है, ठीक है, इसलिए इस वेट का कोई मतलब नहीं है। इसलिए इसके ऊपर और भी हम वेट को कैरी कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज वो चीज प्रॉपर्ली सस्टेन कर सके अपने, मतलब जो भी उसके सिस्टम्स है, फ्यूल्स है, उसको प्रॉपर्ली सस्टेन कर सके, तब तक वो चीज प्रॉपर्ली काम कर सकती है, ठीक है। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसमें एक बार में मैक्सिमम 6 लोग ही रह सकते हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद अगर कोई विजिटर्स वगैरह आते हैं तब उस सबको मिला करके सिर्फ 6 लोग रह सकते हैं, 6 लोग से ज्यादा उसके अंदर नहीं रह सकते। और इसके पास जो बेसिकली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसके अंदर देखिए, यूनाइटेड स्टेट, जो यूएस है, जापान है, रशिया और यूरोप, इन चारों ही कंट्रीज के यहाँ पर अपने अपने लैब के अलग अलग मॉड्यूल्स है, मतलब इन चारों ही कंट्री के अपने अपने लैब्स ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, इस पर्टिकुलर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर प्रेजेंट है। ना कुछ यहाँ पर फैक्चुअल डेटा हम देखते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उससे रिलेटेड। देखिए, जब आईएसएस को जब बनाया गया था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 1984 के आसपास में, जो रोनाल्ड रीगन थे, उन्होंने डिसाइड किया कि एक आईएसएस नाम का एक प्लेस, मतलब एक चीज बनाया जाएगा जो कि स्पेस के अंदर हम रखेंगे। उसके अंदर कौन कौन से पार्टनर्स थे? द फर्स्ट वाज कनाडा, सेकंड वाज यूएस ऑफ कोर्स, ठीक है, थर्ड वाज रशिया, फोर्थ वाज जापान, एंड फिफ्थ वाज यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इन पांचों ही कंट्री की, मतलब जो स्पेस एजेंसीज थे ना, इन सब ने आपस में मिलकर डिसाइड किया कि हम एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाएंगे। नाउ जस्ट माइंड यू, कनाडा वाज अ सिंगल कंट्री, जापान सिंगल कंट्री, रशिया एक सिंगल कंट्री थी, यूएस एक सिंगल कंट्री थी, बट यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो था वो टोटल 11 कंट्रीज का टोटल वो था, ठीक है, एक ग्रुप था जिसमें बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ये सब के सब आते हैं। द पॉइंट बीइंग, आपको ये सब याद नहीं करना, आपको एक चीज ध्यान रखना है, इसके ओरिजिनल प्लान के अंदर इंडिया नहीं था, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इंडिया इसके अंदर बिल्कुल भी कहीं पर भी आसपास भी नहीं है, ठीक है, आप देख सकते हैं इस चीज के अंदर। इसलिए इंडिया ने अपना खुद का जो स्पेस स्टेशन है उसको इंडिया अगले मतलब कुछ डेकेड के अंदर लॉन्च करने वाला है, आपको ध्यान रखना है। ओके, अब देखिए, जब आईएसएस को स्टार्टिंग में लॉन्च किया गया था, इट वाज एक्चुअली मेंट टू बी ऑपरेटेड फॉर ओनली 15 years, सिर्फ उसको 15 सालों के लिए सर्विस में भेजा गया था। यानी कि इसका मतलब क्या है, 2000 में इसको स्टार्ट किया गया और इसका प्लान था कि 2015 के अंदर इसको डीकमीशन मतलब किया जाएगा। बट द पॉइंट इज कि 2014 जब आता है ना, तो उस टाइम साइंटिस्ट को ये पता चला कि अभी भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है बहुत ही अच्छी कंडीशन के अंदर है, किसी भी टाइप का उसका जो कंडीशन है वो खराब नहीं हुआ है, इसलिए हम उसको और भी ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। इसलिए इसको अगले 10 सालों के लिए इसको फिर से एक्सटेंड कर दिया गया, मतलब 2025 तक के लिए इसको एक्सटेंड किया गया। बट द पॉइंट इज कि रिसेंटली
की जो मतलब जो डेट आया है दैट डेट इज 2031। इसका मतलब क्या है कि फिर से इसको आगे 5 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है, ठीक है, तो 5 साल के इसको फिर से आगे मिल गया। ओके अब देखिए, और रिसेंटली नासा ने ये प्लान किया है कि जब 2031 वाला टाइम आ जाएगा, उसका जो जनवरी वाला टाइम होगा, उस टाइम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को धीरे धीरे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर लाया जाएगा और उसको बर्न करा के फिर नीचे गिरा दिया जाएगा, ठीक है। अब जो मिशन कंट्रोल है ऑब्वियसली वो यूएसए के अंदर है, वो सबसे पहले मतलब सबसे पहले उसका जो मेन काम होगा वो ये होगा कि जो भी इसका एल्टीट्यूड है, मतलब जिस हाइट पे अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रेजेंट है, उसको धीरे धीरे नीचे करना है, और उसके बाद साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर एक अनइनहैबिटेड एरिया है दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट नीमो, ठीक है। इस पॉइंट नीमो के अंदर जाकर इसको क्रैश कराया जाएगा, ठीक है, तो यानी कि इसको इस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर गिराया जाएगा। नाउ पॉइंट नीमो के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं, उसको हम थोड़ी देर में समझेंगे, बट आपको यहां पर आई होप समझ आ गया कि साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर एक पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट नीमो, वहीं पर इस पर्टिकुलर स्पेसक्राफ्ट को लाकर गिरा दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि हमारा जो अर्थ है ना, उसके आसपास एक एटमॉस्फेयर की लेयर है, ठीक है। आपने देखा होगा जितने भी मिटियोर्स वगैरह होते हैं, अगर वो अर्थ के अंदर आते हैं तो हमेशा इस एटमॉस्फेरिक लेयर के अंदर बर्न हो जाते हैं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट जो होता है उसका बर्न हो जाता है, और इवेंचुअली वो अर्थ के अंदर बिल्कुल नीचे तक गिरते नहीं है। बट द पॉइंट इज, आपको ध्यान रखना, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो काफी ज्यादा मतलब लार्जर इन साइज है, और पीछे हमने देखा था ऑलमोस्ट 1 मिलियन पाउंड्स का है वो। तो इसका एक चीज तो हमें बहुत ही क्लियर है कि अगर ये हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अगर हमारे एटमॉस्फेयर से गिरता है तो पूरी तरीके से यहाँ पर ये वो नहीं होगा, मतलब पूरी तरीके से बर्न आउट नहीं होगा, बिकॉज ये बहुत ही लार्जर इन स्ट्रक्चर है। इसलिए इसका स्पेशली इसकी री एंट्री बर्न कराई जाएगी, मतलब इसको जबरदस्ती इसको जलाया जाएगा रास्ते में, मतलब जब वो नीचे आ रहा होगा उसको रास्ते में ऑब्वियसली इसको बर्न किया जाएगा, और उसके बाद उसको एक फाइनल पुश प्रोवाइड किया जाएगा ताकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को इस पर्टिकुलर पॉइंट नीमो के अंदर गिरा दिया जाए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इसको, इसकी सिर्फ नेचुरली जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आएगा सिर्फ उसी से बर्न नहीं होगा, बट इसको री एंट्री का एक अलग से एक पुश देकर इसको अलग से बर्न किया जाएगा, ठीक है। नाउ जस्ट रिमेंबर, एक क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर आ रहा होगा कि अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को हम हटा देंगे 2031 के अंदर, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बहुत सारी डिफरेंट जो कमर्शियली ओन्ड और बहुत सारी कमर्शियली ऑपरेटेड, यानी कि जो प्राइवेट बॉडीज है, बहुत सारी गवर्नमेंट बॉडीज है, वो लोग अपना अपना स्पेस प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च करेंगे, और देन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बदले में ये सब जो डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स लॉन्च होंगे, दे विल एक्ट एज द नेक्स्ट स्पेस स्टेशन, और वो लोग हमें फिर डेटा प्रोवाइड करेंगे। नाउ इस पर्टिकुलर इमेज को आप ध्यान से देखिए, ये एक्चुअली आईएसएस की एक ऑर्बिट है, मतलब ये किस तरीके से काम करती है, ठीक, किस तरीके से मूव करता है। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सेम ऑर्बिट को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। देखिए, मान लीजिए कि दिस वाज द फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट हो सकता है उसका ऐसे होगा, थर्ड ऑर्बिट हो सकता है उसका ऐसे होगा, ठीक है, फोर्थ ऑर्बिट ऐसे होगा, एंड दिस इज हाउ इट कीप्स ऑन मूविंग। मतलब ये हमारे अर्थ का ऑलमोस्ट सारे के सारे स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली कंप्लीट करता है, ठीक है। और कुछ चीजें आपको जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है वो ये है कि ये हमेशा जो होता है ना 52 डिग्री से इंक्लाइंड होता है, मतलब हमेशा वो नीचे की तरफ मतलब इस तरीके से होता है हमेशा, कभी भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सीधा बिल्कुल मूव नहीं करता है, ठीक है। तो ये दो फैक्ट्स थे, आई होप आपको ये दोनों चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो है पॉइंट नीमो। नाउ देखिए, पॉइंट नीमो इस बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डीकमीशन करने की बात की जा रही है और उसको गिराने की बात की जा रही है, दैट इज टू अ पॉइंट ऑफ पॉइंट नीमो। तो एक्जैक्टली पॉइंट नीमो है क्या? तो देखिए, आप जैसे देखते हैं ना कि जब एक किसी भी चीज की जब डेथ होती है तो उसको एक जगह पर दफनाया जाता है, राइट। सो सिमिलरली जितने भी सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं उनको जो दफनाना होता है ना, मतलब जो दफनाना होता है, दैट पर्टिकुलर प्लेस यानी कि शमशान घाट ऑफ स्पेस लाइट्स इज कॉल्ड एज पॉइंट नीमो, सिंपल वर्ड्स में। मतलब ये एक स्पेस का सिमेट्री है जहां पर जितने भी डीकमीशन स्पेस डेब्रिस होते हैं ना, उन सबको यहीं पर लाकर गिराया जाता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज अ परमानेंट प्लेस। अब ये जो पॉइंट नीमो है ये एक्चुअली किसी भी लैंड के आसपास नहीं है, मतलब काफी दूर है किसी भी लैंड से। इसको मैं आपको देखिए मैप से समझाता हूँ कि एक्जैक्टली पॉइंट नीमो का है ना। देखिए, दिस इज द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन का जो नीचे साउथ वाला पार्ट है, देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर साउथ अमेरिका ये वाला पार्ट है, नीचे यहाँ पर एंटार्क्टिका है, यहाँ पर दिस सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड एज पॉइंट नीमो, ठीक है। इसी पॉइंट नीमो अगर आप इसका सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस देखेंगे कहाँ कहाँ पे कौन से हैं, देखिए अगर इसका आप क्लोजेस्ट न्यूजीलैंड देखते हैं तो न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट 3000 माइल्स पीछे है, ठीक है। चाइल्ड यानी कि जो साउथ अमेरिका वाला पार्ट है वो ऑलमोस्ट 2600 माइल्स पीछे है। इसके यहाँ पे दो यहाँ पर आइलैंड्स हैं, फर्स्ट इज कॉल्ड एज ड्यूसी आइलैंड, सेकंड इज कॉल्ड एज ईस्टर आइलैंड। नाउ देखिए, ये दोनों आइलैंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ड्यूसी आइलैंड आपको ध्यान रखना, ये एक इनहैबिटेड आइलैंड है, मतलब ये एक ऐसा आइलैंड है जहां पर कोई रहता नहीं है, और ये ब्रिटिशर्स के अंदर है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यूके के अंदर है ये। और सेकंड चीज जो ईस्टर आइलैंड है वो डायरेक्टली चाइल्ड का पार्ट है, ओके, यहाँ पर लोग रहते हैं थोड़े से। ओके, आपको आई होप आपको ये चीज समझ आ गया कि पॉइंट नीमो जो है इन सबसे बीच में और लैंड से काफी दूर है। मतलब अगर यहाँ पर कोई बड़ा सा सैटेलाइट गिर भी जाता है और इस आसपास में अगर सुनामी आती भी है तो आसपास कहीं पर भी कोई भी खतरा नहीं होगा, इसी चीज के लिए इसी कारण यहाँ पर इसको चूज किया गया है। सो जस्ट रिमेंबर कि ये पैसिफिक के साउथ वाले पार्ट में प्रेजेंट है और आसपास इसके कोई भी मेजर लैंड प्रेजेंट नहीं है। जो सबसे नियरेस्ट लैंड है दैट इज एक्चुअली दिस वन, ठीक है, ड्यूसी आइलैंड, और ये पूरी तरीके से मतलब यहाँ पर कोई भी रहता नहीं है। और सेकंड चीज ईस्टर आइलैंड है, यहाँ पर बहुत ही कम पॉपुलेशन है। थर्ड, जहां पर सबसे अच्छी पॉपुलेशन है दैट इज चाइल्ड, ये ऑलमोस्ट 2600 माइल्स पीछे है, मतलब यहाँ तक कोई भी कैजुअलिटी नहीं पहुंचेगी। तो आई होप आप समझ गए
एग्जैक्टली पॉइंट नीमो कहां पर है, ठीक है। अब देखिए नीमो का जो नाम है, इस दिस नीमो नेम हैज बीन टेकन फ्रॉम एक जूल्स वर्न्स नाम के एक नॉवलिस्ट है, उनका एक नॉवल है, दैट पर्टिकुलर नॉवल इज कॉल्ड एज 20,000 लीग्स अंडर द सी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर वो नॉवल है, इसी नॉवल के अंदर एक्चुअली बात की गई है कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड मॉन्स्टर्स के बारे में बात की गई है। तो उसी मॉन्स्टर्स में से एक जो मॉन्स्टर होता है उसका नाम होता है नीमो, इसलिए इसका नाम नीमो रखा गया है, बिकॉज वो जितने भी स्पेस के डेब्रिस वगैरह होते हैं, जितने भी चीजें होती हैं, सैटेलाइट्स वगैरह होती हैं, उन सबको यहीं पर लाकर क्रैश कराया जाता है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन था हमारा, उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या रही है हमारे लिए। देखिए 2018 वाज द टाइम जब नासा के अंदर एक लैब है दैट इज कॉल्ड एज कोल्ड एटम लैब, उसने पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को बनाया था। नाउ थोड़ा सा समझिए स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है। देखिए स्टेट ऑफ मैटर आपने सिंपली सुना होगा, तीन हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। स्टेट ऑफ मैटर का सीधा सा मतलब है कि एक पर्टिकुलर पार्टिकल, एक पर्टिकुलर मैटर जो है किस फिजिकल कंडीशन के अंदर रह सकता है। तो देखिए आपको ये चीज मालूम है कि या तो कोई चीज सॉलिड रह सकती है या फिर लिक्विड या फिर गैस। नाउ इसके अलावा एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी होता है दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में ध्यान रखना है, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज प्लाज्मा एंड द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज बीन रिसेंटली एक्चुअली फाउंड दैट इज कॉल्ड एज बोस-आइंस्टाइन वो कंडेंसेट, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है दिस बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट इज कॉल्ड एज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर एंड दिस फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर वाज ऑलरेडी फॉर्म्ड इन 2016 के आसपास में, और 2018 के आसपास में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि माइक्रोग्रेविटी के कंडीशन के अंदर भी एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को ऑलरेडी हम बना चुके हैं, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी गुड थिंग। नाउ 2016 के अंदर नासा के एक एस्ट्रोनॉट ने क्या किया था, डीएनए सीक्वेंसिंग की थी फॉर द फर्स्ट टाइम स्पेस के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है कि डीएनए सीक्वेंसिंग तक जो ये सब मतलब ये सब जो चीजें हैं ये सब भी ऑलरेडी हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर ऑलरेडी हो चुकी है। इसके अलावा देखिए अगर हमें मून के ऊपर जाना है या फिर मार्स के ऊपर जाना है तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी एक्चुअली नीड इज वाटर, ठीक है। तो वाटर को प्रॉपर्ली प्योरीफाई करने के लिए एक एडवांस्ड वाटर फिल्ट्रेशन और प्यूरिफिकेशन सिस्टम को ऑलरेडी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर बनाया गया है। और इसके अलावा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर एक क्रॉप प्रोडक्शन का जो सक्सेसफुल अटेम्प्ट है वो भी किए गए, मतलब वहां पर उन्होंने प्लांट्स वगैरह भी उगाए हुए हैं। मतलब समझ रहे हैं, ये सब एक्चुअली शो करता है कि हमारे पास जो भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन था हमारा, दिस वाज हाईली डेवलप्ड, हाईली स्पेशली अगर टेक्नोलॉजी की फील्ड में देखेंगे तो काफी ज्यादा आगे निकल चुका था, ठीक है। उसने काफी ज्यादा ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए थे जो कि हम शायद अर्थ के ऊपर नहीं कर पाते, ठीक है। तो इन सब चीजों को वहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने किया था, इसलिए इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो आई होप आपको ये जितने भी चीजें हमने इस चीज में डिस्कस की है वो सारी चीजें प्रॉपर्ली याद रहेंगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। देखिए ये एक रिंग शेप मॉलिक्यूल्स कुछ मिले हैं यहाँ पर। नाउ जब भी आपको ऐसे साइंस मतलब साइंस के रिलेटेड टॉपिक्स मिलते हैं ना, डोंट गो डीप फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज हमें यहाँ पर यूपीएससी के एग्जाम सिंपली क्वालिफाई करना है हमें। वी डोंट नीड अ पीएचडी इन दीज पर्टिकुलर थिंग्स। आपको एग्जैक्ट फिनोमिना समझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको सिंपली जो उसमें से इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो टर्म्स निकालने हैं और चीज वो क्यों न्यूज में है और कैसे कैसे काम कर रहा है, बस आपको इतना मालूम होना चाहिए, ठीक है। देखिए न्यूज ये है कि रिसेंटली जो एमआईटी है उसके कुछ केमिकल इंजीनियर्स ने रिसेंटली एक नया मटेरियल लॉन्च किया है, ठीक है। नाउ ये नया मटेरियल जो उन्होंने क्रिएट किया है दैट इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन स्टील, मतलब स्टील से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो और प्लास्टिक से भी ज्यादा मतलब लाइट है। तो आप समझिए स्टील से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्लास्टिक से भी ज्यादा लाइट है और ये बिल्कुल शीट की तरह है, मतलब बिल्कुल शीट की मतलब एक पेज की तरह है, ठीक है। मतलब देख रहे हैं बहुत ही पतला है और बहुत ही स्ट्रांग है, तो ये चीज बहुत ही ज्यादा काम आ सकता है हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। ये इसका मेन एप्लीकेशन है और साथ में सबसे बड़ी चीज ये है कि इसको हम लार्ज क्वांटिटी के अंदर बना सकते हैं जब चाहे, ठीक है। अब देखिए क्या है ये जो नया चीज जो बनाया गया है, दिस इज एक्चुअली 2 डायमेंशनल पॉलीमर, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम 2 डायमेंशनल पॉलीमर बनाया गया है और इसकी सबसे अच्छी चीज ये है कि खुद को सेल्फ असेंबल करता है और शीट्स के अंदर, मतलब ये शीट्स के टाइप में फॉर्म में बन जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। मतलब आप जहां पर भी इस पर्टिकुलर पॉलीमर को छोड़ेंगे वो ऑटोमेटिकली शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ समझिए जितने भी बाकी पॉलीमर्स होते हैं आज तक कोई भी 2D पॉलीमर नहीं बन पाया था अभी तक। जितने भी पॉलीमर्स थे हमारे पास दे वर ओनली 1D पॉलीमर्स, या फिर अगर हम थोड़ा सा ज्यादा पुश करते थे तो वो 3D पॉलीमर्स बन जाते थे, बट हमारे पास एक भी 2D पॉलीमर नहीं था, ठीक है। और साइंटिस्ट को ये पूरी तरीके से बिलीव था कि इट वाज नॉट पॉसिबल, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक पॉलीमर को 2D के शीट के फॉर्म में बनाया जा सके, इसलिए उन्होंने ऑलमोस्ट इसके ऊपर रिसर्च भी छोड़ दी थी, बट रिसेंटली जो MIT है उसने इस चीज को अचीव कर लिया। तो समझिए एग्जैक्टली क्या है लीनियर पॉलीमर जो होता है, इसका सीधा सा मतलब है 1D पॉलीमर, मतलब 1 डायमेंशनल पॉलीमर। देखिए सिंपल वर्ड्स में समझिए, अगर एक पॉलीमर ये है, ठीक है, उसके चेन होता है, मतलब वो सेकंड पॉलीमर से यहां पर जुड़ता है, थर्ड पॉलीमर से जुड़ता है एंड सिमिलरली ऐसे ऐसे मिलता जाता है, ठीक है। अब देखिए पॉलीमर्स जो होते हैं आपको ध्यान रखना है हमेशा मोनोमर्स से मतलब मिलके बने होते हैं, मतलब 1 मोनोमर प्लस सेकंड मोनोमर दे कंबाइन टू फॉर्म पॉलीमर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक एक करके जितने भी हैं सब के सब मोनोमर्स हैं और ये जितने भी मोनोमर्स हैं सब एक्चुअली कंबाइन होते हैं एंड दे फॉर्म पॉलीमर्स। नाउ अभी तक जो ये होता था ये सिंपली आगे या फिर पीछे के फॉर्म में यहाँ पर कंबाइन हो सकते थे, बट
फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पर 2D पॉलीमर्स दिखे हैं, जहां पर एक पर्टिकुलर, मान लीजिए कि एक पॉलीमर है वो अपने चारों तरफ, मतलब चारों तरफ बन सकता है। इसका मतलब क्या, देखिए अगर एक पहले एक सिंगल पॉलीमर हुआ करता था, वो पहले या तो अपने आगे की तरफ चीजों को लिंक कर सकता था या फिर अपने पीछे कर सकता था, ठीक है। तो क्या होता था, सिंगल एक मतलब चेन बनती थी जो कि 1D पॉलीमर बनाता था, मतलब ये सिंगली 1 डायमेंशनली मूव कर सकते थे, ये 2 डायमेंशनली मूव नहीं कर सकते थे। बट रिसेंटली जो बोला गया है कि ये देखिए, अगर ये एक पॉलीमर है ना, तो जैसे मान लीजिए ये एक पॉलीमर है, तो ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। इसका मतलब क्या है, ये 2 डायमेंशन में जा सकता है। तो समझिए 2 डायमेंशन है क्या, देखिए अगर आप एक ग्राफ बनाते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। अगर कोई चीज सिंपली सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव करेगी, दिस इज 1 डायमेंशनल, ठीक है। नाउ कोई चीज अगर सिर्फ वाई एक्सिस पे मूव करेगी, दिस इज आल्सो 1 डायमेंशन। नाउ अगर कोई चीज एक्स और वाई दोनों पे मूव करती है, देखिए अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर आप देखते हैं तो ये एक्स के ऊपर भी है और वाई के ऊपर भी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सिंपली 2 डायमेंशन। नाउ व्हाट इज थर्ड डायमेंशन? थर्ड डायमेंशन का सीधा सा मतलब है कि अगर आप थर्ड डायमेंशन इसके अंदर ऐड कर दो। नाउ दिस इज थिंग, नाउ दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। नाउ जब भी आप एक पतंग उड़ाते हो ना, तो वो हमेशा क्या, अच्छा ये बताइए, जब भी आप एक पतंग उड़ाते हैं तो क्या आपका पतंग सिर्फ यहाँ पर आगे पीछे मूव करता है या फिर आपका सिर्फ साइड में मूव करता है? नहीं ना, बिकॉज आपका जो पतंग होता है वो एक्चुअली ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरफ मूव करता है। दैट इज कॉल्ड एज अ 3D पैटर्न। नाउ समझिए 1D पैटर्न क्या होगा। नाउ 1D पैटर्न का सीधा सा मतलब है, मान लीजिए कि आप एक पर्टिकुलर चींटी को लेते हैं, ठीक है। आप एक चींटी को लेते हैं और चींटी को एक सिंगल रास्ते के अंदर, मतलब उसका चारों तरफ से रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, आप उसके लिए एक सीधा रास्ता छोड़ते हैं जिसके अंदर वो मूव कर सकता है। अब जब वो चींटी मूव करेगा तो या तो वो आगे जा सकता है या फिर पीछे जा सकता है। दिस इज कॉल्ड एज अ 1 डायमेंशनल मूवमेंट, ठीक है। 2 डायमेंशनल का मतलब होता है कि मान लीजिए उसी चींटी को अगर आप सिंपली फ्लोर के ऊपर छोड़ दो, ठीक है, फ्लोर के ऊपर छोड़ दो एक सिंगल चींटी को, अब देखिए वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। दैट इज कॉल्ड एज अ 2 डायमेंशनल मूवमेंट। अब देखिए ये 3D क्यों नहीं है? 3D इसलिए नहीं है बिकॉज ये चींटी उड़ नहीं सकती है। अगर किसी तरीके से चींटी उड़ने स्टार्ट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं थर्ड डायमेंशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। सो यही मेन डिफरेंस है। तो आई होप आप तीनों के बीच में मेन चीज समझ गए कि 1 डायमेंशन क्या होता है, 2 डायमेंशन क्या होता है और 3rd डायमेंशन क्या होता है। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, जो 3 डायमेंशनल का जो पॉलीमर होता है दैट इज नॉट सो मच स्ट्रॉन्ग, बट जो 2 डायमेंशनल का पॉलीमर होता है दैट इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। इसलिए हम एक्चुअली हमेशा 2 डायमेंशनल का पॉलीमर बनाने की कोशिश कर रहे थे एंड फाइनली जो MIT के इंजीनियर्स है वो इस चीज में सक्सेसफुल हुए हैं, उन्होंने 2 डायमेंशनल का पॉलीमर बना लिया, ठीक है। अब समझते हैं एक्जैक्टली जो 2 डायमेंशनल का पॉलीमर है वो काम कहां पर आएगा। देखिए जो 2 डायमेंशनल का पॉलीमर है वो इतना ज्यादा लाइट वेट होगा और इतना ज्यादा ड्यूरेबल होगा कि वो किसी भी चीज को पहली बात तो कोट करने में काम आ सकता है, मतलब किसी चीज के आसपास एक कोटिंग कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लिया आपका फोन है, फोन के आसपास जो आप अभी टेम्पर जो ग्लास लगाते हैं उसके बदले में आप सिंपली डायरेक्टली ये पॉलीमर लगा सकते हैं, ठीक है। इससे क्या आपका ये इतना स्ट्रांग है, सोचिए कि स्टील के इतना स्ट्रांग है, मतलब अगर आपका फोन आप नीचे फेंक भी देंगे ना तब भी आपके फोन को कुछ भी नहीं होगा। सिमिलरली कार के डिफरेंट पार्ट्स को बनाने के लिए अभी जो हम डिफरेंट स्टील को यूज करते हैं, प्लास्टिक्स से रिलेटेड जो चीजें हैं उसको यूज करते हैं, इसको हटाकर हम सिंपली इस पर्टिकुलर 2D मटेरियल को यूज कर सकते हैं विच कैन बी मोर स्ट्रेंथफुल और ज्यादा ड्यूरेबल, ठीक है। मतलब हल्का होगा, मतलब आगे जाकर आपके जो कार के पार्ट्स हैं बहुत ज्यादा हल्के हो जाएंगे और ज्यादा ड्यूरेबल हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर आप डिफरेंट कार के पार्ट्स देखेंगे तो ऑल्दो वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथफुल होते हैं बट वो काफी मतलब काफी भारी होते हैं, राइट। आप एक पर्टिकुलर पार्ट को उठाकर सेकंड जगह पर सिंपली लेके जा नहीं सकते अगर वो भारी है तो, ठीक है। बट अगर आप इस पर्टिकुलर 2D पॉलीमर से बनाएंगे तो बहुत ही ज्यादा हल्का होगा। थर्ड चीज, अगर आप सिंपली बिल्डिंग मटेरियल्स को देखेंगे तो डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल्स जैसे कि देखिए लोहा हो गया, ठीक है, स्टील हो गया, उन सबको आप काफी ज्यादा भारी होता है, प्लस वो कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम होती है कि उसमें रस्ट लगता है, ठीक है। ओवर टाइम अगर उसमें पानी के कॉन्टेक्ट में आएगा तो उसमें रस्ट लगेगा। बट अगर आप किस तरीके से इस 2D मटेरियल को अगर आप कंस्ट्रक्शन के डिजाइन के अंदर इंक्लूड कर पाए, जैसे कि आप ब्रिज बनाएंगे, रोड बनाएंगे, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो इन सब चीजों के अंदर ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबिलिटी और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। थर्ड चीज, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि प्लास्टिक कभी भी बिल्डिंग को बनाने में काम नहीं आ सकता, बट एक्चुअली ये जो चीज है वो प्लास्टिक के जैसी होगी बट इसको बनाने में काम आ सकता है। देखिए आपको ध्यान रखना है, दिस इज नॉट प्लास्टिक, ठीक है। ये जो चीज है ये प्लास्टिक नहीं है एक्चुअली। तो हम प्लास्टिक का सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अभी तक प्लास्टिक को यूज नहीं किया जाता है, बट प्लास्टिक के जितना ही, प्लास्टिक के जैसा ही शेप होगा, प्लास्टिक के जितना ही ये हल्का होगा, बट इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा होगी, ठीक है। इसी चीज के लिए यहां पर हम किसी भी चीज के भारी चीजों को बनाने में इस चीज को हम यूज कर सकते हैं। नाउ ऑलवेज रिमेंबर कि एक पॉलीमर को जो बनाया जाता है दैट इज एक्चुअली अ चेन ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक कॉल्ड एज मोनोमर्स, यानी कि एक मोनोमर और सेकंड मोनोमर दो कंबाइन होते हैं, दे एक्चुअली फॉर्म पॉलीमर्स, ठीक है। अगर बहुत सारे मोनोमर्स यहां पर मिलना स्टार्ट कर देंगे, मतलब मिलना स्टार्ट कर देंगे, दे विल बी कॉल्ड एज पॉलीमर्स, ठीक है। अब देखिए एक चेन जो होता है वो हमेशा न्यू मॉलिक्यूल्स को ऐड करता है, हमेशा अपने एंड्स पे। तो जैसा मैंने आपको समझाया था 1 डायमेंशन में क्या होता है, ये एक मोनोमर है, हमेशा या तो अपने एंड पे, मतलब इस एंड पे या फिर अपने इस एंड पे, दोनों में से किसी एक साइड में वो न्यू मॉलिक्यूल्स को ऐड करेगा, ठीक है। इसी तरीके से जो ये पॉलीमर्स होते हैं वो हमेशा अपने मतलब या तो आगे होते हैं या फिर पीछे होते हैं, अभी तक जो होते थे, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर हम लगातार इसको मतलब चेंज करने की
की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, ये ऊपर की तरफ आना स्टार्ट करता है, मतलब ये मूव करता है और ये ऊपर की तरफ आना स्टार्ट करता है। इसके कारण क्या होता है, ये 3D फिगर बन जाता है, जैसे कि बहुत सारे वाटर बॉटल्स होते हैं, ठीक है, और इन सब चीजों को बनाया जा सकता है, बट ये उतना ज्यादा स्ट्रेंथफुल नहीं होता है। अगर आप सिंपली जो आपको प्लास्टिक बॉटल्स, अगर आप उसको देखेंगे, ठीक है, आप प्लास्टिक बॉटल को देखिए अपने, क्या प्लास्टिक बॉटल आपका इतना स्ट्रांग होता है कि अगर आप उसको आप नीचे फेंक देंगे तभी वो टूटेगा नहीं, नहीं राइट। आपका प्लास्टिक बॉटल आप सिंपली चाहे तो क्रश कर सकते हैं, मतलब इतना ज्यादा वो होता है, मतलब फ्रेजाइल होता है, इतना ज्यादा वीक होता है, ठीक है। इसी चीज को हम साइड करने के लिए एक ऐसी चीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो दिखेगा तो बिल्कुल बिल्कुल ही प्लास्टिक की तरह, बट उसका स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा हो, ठीक है। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अभी तक जितने भी साइंटिस्ट थे वो काफी दिनों से रिसर्च कर रहे थे कि किसी तरीके से अगर हम पॉलीमर्स का 2 डायमेंशनल शीट बना सकें तो दैट विल बी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग और बहुत ज्यादा लाइट वेट होगा। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, ये लाइट वेट इतना ज्यादा होगा कि इसको आप इजीली कैरी कर सकते हो। इसका मतलब है आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर देगा। सेकंड चीज, जो आपकी प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर देगा, बिकॉज आप एक टाइम में ज्यादा काम कर सकते हो। और थर्ड चीज, जितनी भी ऐसी चीजें जो कि रस्टिंग वगैरह से फंस जाती है, आयरन हो गया, स्टील हो गया, उन सबका आप एक प्रॉपर रिप्लेसमेंट ले सकते हो, ठीक है। नाउ अभी तक लेकिन जितने भी इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर रिसर्च की गई थी उसके अंदर एक ही जो फाइनल चीज आया था कि इट इज नॉट पॉसिबल टू डू सो, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं था कि किसी भी पर्टिकुलर पॉलीमर को 2D के शेप में बनाया जा सके। इसका सिंपल सा मतलब ये है, देखिए मान लीजिए अगर एक मोनोमर ये है, ठीक है, तो इस मोनोमर के पास दो ही रास्ता मिलता है। मान लीजिए कि देखिए एक पर्टिकुलर मान लीजिए मोनोमर है, इसके पास कनेक्ट करने के लिए दो ही लिंक है, एक मान लीजिए आगे, एक मान लीजिए पीछे। जब इसको कनेक्ट करना है तो या तो यहां से लिंक मतलब करेगा, ठीक है, या फिर यहां से करेगा। सो ये सिंपली क्या करता है, 1D बनाया था। अब जैसे सपोज ये जैसे ही मान लीजिए कि जो इसका नीचे वाला फेस है अगर वो ऊपर आ जाए, ठीक है, मान लीजिए ऊपर आ जाए, तो क्या होगा, अब ये ऊपर की तरफ यहां पर एक वो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, लो मतलब डिफरेंट मोनोमर से कनेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। बट द पॉइंट इज, आप ध्यान सोचिए कि अगर ये स्ट्रक्चर ऐसा बना देगा तो ये कहीं ना कहीं 3D स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब समझ रहे हैं, 2D स्ट्रक्चर बनने का सवाल ही नहीं उठता। मतलब कोई अभी तक हमारे पास कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं था कि हम इस चीज को यहाँ पर 3D बना सके, ठीक है। तो मतलब इसको अगर हम 2D बना सके, अभी तक क्या तो हम 1D बनाते थे, या फिर अगर हम किसी तरीके से बनाया तो वो 3D बन जाता था। बट जैसे ही 3D बनता था वैसे ही उस पर्टिकुलर शीट का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से लूज होता था, बिकॉज हमें उसको ऊपर नीचे चाहिए ही नहीं, हमें उसको साइड बाय साइड चाहिए, ठीक है। मेन चीज ये है कि हमें उसे साइड बाय साइड चाहिए, लेकिन हम उसे बना नहीं पाते थे। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर हम बना ही नहीं पाते थे तो एक्जैक्टली न्यू मटेरियल को बनाया कैसे गया। जो MIT के इंजीनियर्स थे उन्होंने इसके लिए एक पूरा का पूरा न्यू प्रोसेस बनाया। दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन, ठीक है। नाउ दिस पर्टिकुलर पॉलीमराइजेशन जो है, इसके अंदर देखिए एक पर्टिकुलर पॉलीमर जो है सिर्फ दो जगहों पर लिंक नहीं कर रहा है, बट अपने चारों तरफ इसने लिंक करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। ऐसा उन्होंने डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स को बनाना स्टार्ट किया है। तो ये जो प्रोसेस है उसने एक्चुअली अलाउ किया है टू जनरेट अ 2 डायमेंशनल शीट कॉल्ड एज पॉलीरमाइड। आपको ध्यान रखना है, पॉलीरमाइड क्या है। पॉलीरमाइड एक्चुअली एक कोई भी 2D पॉलीमर को अब से पॉलीरमाइड बोला जाएगा, ठीक है। अभी तक 2D पॉलीमर्स पॉसिबल ही नहीं थे, इसलिए इसको एक न्यू नेम दिया गया है ताकि इसको बाकी पॉलीमर से डिफरेंशिएट किया जा सके। सेकंड चीज, अब कौन से जो मोनोमर्स है उसको एक्चुअली आप यूज करके इस टाइप की पॉलीमराइड को बना सकते हो, दे आर कॉल्ड एज मेलामाइन, ठीक है। एक मेलामाइन नाम का एक टाइप का ऐसा मोनोमर है जो कि एक्चुअली आप देखो, एक जो मेलामाइन होता है उसके अंदर एक कार्बन और एक नाइट्रोजन के आइटम्स होते हैं, ठीक है। अब ये सब जो एटम्स है ये लोग एक्चुअली चारों तरफ से देखिए, अगर आप एक कार्बन को जानते हैं वो अपने चारों तरफ बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। सिमिलरली जो एक नाइट्रोजन भी होता है वो अपने चारों तरफ बॉन्ड बना सकता है, और स्पेशली नाइट्रोजन जो है ट्रिपल बॉन्ड्स भी बना सकता है। इसका मतलब क्या है, ये एक्चुअली काफी ज्यादा एफिलिएट हो सकते हैं इसी चीज के कारण। मेलामाइन यानी कि एक कार्बन और नाइट्रोजन के मिक्सचर को यहां पर यूज किया गया है और एक मोनोमर की तरह, जहां पर एक पॉलीमराइड नाम का एक न्यू पॉलीमर जो कि 2D पॉलीमर होगा इसको बनाया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई कि एक्जैक्टली इस पर्टिकुलर चीज को यूज करके 2 डायमेंशनल पॉलीमर्स बनाए जा रहे हैं, जो कि राइट कंडीशन, ऑब्वियसली राइट टेंपरेचर एंड प्रेशर के अंदर बनाने होंगे। बट दिस कैन बी वेरी लाइट, मतलब बहुत ज्यादा लाइट वेट होगा और बहुत ही ज्यादा यहां पर स्ट्रेंथफुल होगा, ठीक है। आई होप आप ये जितनी भी चीजें थी वो सब प्रॉपर्ली समझ गए होंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। देखिए रिसेंटली अभी हम जो रफाल हमारे पास एयरक्राफ्ट है उसका हमने फ्लाइट टेस्ट किया है कि जो उसका मरीन वर्जन है उसको बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो एक्जैक्टली क्या है उसको हम समझते हैं। रिसेंटली जो हमारा INS विक्रांत है, ये हमारा जो फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है। जो इंडिया ने खुद जो डिफरेंट एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाए हैं उसमें से पहला है ये, जो कि पूरी तरीके से इंडिजिनस है। और इसी के ऊपर हमारा जो रफाल है उसको मतलब बनाने की बात की जा रही है। और इसका जो फर्स्ट एक टेस्ट किया गया है, मतलब जो टेस्ट किया गया है दैट हैज बीन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, ठीक है। वो ध्यान रखना। अब देखिए जो INS विक्रांत है वो एक्चुअली एक कैटापल्ट नाम का एक लॉन्च सिस्टम यूज करता है। तो एक्जैक्टली इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम समझेंगे एक्जैक्टली कैटापल्ट सिस्टम क्या है और जो दूसरा जो स्क्रॉबैट सिस्टम होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो दोनों के बारे में हम काफी ज्यादा डिटेल में समझेंगे एक्जैक्टली क्या होता है। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि कैटापल्ट लॉन्च होता क्या है। ओके, सबसे पहले आप ये समझिए कि कैटापल्ट लॉन्च किस तरह से दिखता है ना। अगर आप इस पर्टिकुलर इमेज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए जिस तरीके से एक पर्टिकुलर जो एयरक्राफ्ट होता है जब वो मूव करता है ना, तो वो एक्चुअली अकेला मूव नहीं करता है, उसके नीचे एक पूरा का पूरा सिस्टम होता है जो साथ में मूव कर रहा होता है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, और ये जो पूरा का पूरा सिस्टम होता है ना, ये इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को हेल्प करता है आगे की तरफ मूव करने में,
ठीक है। सो देखिए ये एक टाइप का डिवाइस है। कैटापल्ट क्या है? एक टाइप का ऐसा डिवाइस है जो कि इस एयरक्राफ्ट को हेल्प करता है छोटे से स्पेस के अंदर भी अपने आप को लिफ्ट ऑफ करने में, मतलब टेक ऑफ करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो एक टाइप का असिस्टेड टेक ऑफ है, मतलब टेक ऑफ करने में एक्चुअली असिस्ट कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है। ठीक है, अब ये जो क्या है, ये पर्टिकुलर सिस्टम जो है ये उस पर्टिकुलर फ्लाइट को एक्स्ट्रा इनर्शिया प्रोवाइड करता है, एक्स्ट्रा फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू वो पर्टिकुलर जो फ्लाइट है वो ऊपर की तरफ उठता है। नाउ देखिए, मान लीजिए कि ये एक पर्टिकुलर जहाज है। ठीक है, एक जहाज है। अब जहाज का ये वाला पार्ट जो है ये रनवे है। ठीक है, जो कि ये वो रनवे है जो कि एक्चुअली हेल्प कर रहा है उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को ऊपर उठने में। मान लीजिए कि ये एयरक्राफ्ट है। अब आपने नॉर्मल अगर रनवेज देखा होगा वो काफी ज्यादा लंबे होते हैं। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट को काफी टाइम मिल जाता है, उसको पे रन करता है, एक उसको मतलब इनर्शिया मिलता है, और उसके बाद धीरे धीरे वो मूव करता है ऊपर की तरफ। बट यहां पर इसको इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं मिलेगा, राइट, बिकॉज ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको बहुत ही छोटा डिस्टेंस मिलेगा। तो क्या होता है, नीचे की तरफ, इस एयरक्राफ्ट के नीचे की तरफ एक प्रॉपर सिस्टम्स लगाए जाते हैं। ठीक है, उस सिस्टम से क्या होता है, एयरक्राफ्ट को डायरेक्टली कनेक्ट किया जाता है, और उसके बाद जब ये एक्चुअली एयरक्राफ्ट होता है ना, तो ये जो नीचे वाला सिस्टम है ये एक्चुअली इसको फोर्स प्रोवाइड करता है। देखिए, जब ये नीचे की तरफ, जब ये एक्चुअली भाग रहा होता है, तो ये क्या होता है, ये एक्चुअली स्पीड गेन कर रहा होता है। ठीक है, स्पीड गेन करने के बाद कोई भी चीज जो है वो अच्छा जंप ले सकती है। आपने क्या अपने जो डिफरेंट ओलंपिक्स वगैरह होते हैं वो देखे हो? देखिए, ओलंपिक्स अगर आप देखोगे तो उसमें एक लॉन्ग जंप होता है। ठीक है, अगर आप लॉन्ग जंप देखोगे तो लॉन्ग जंप के अंदर क्या होता है, हमेशा जो पर्सन जो कि जिसको लॉन्ग जंप लेना होता है वो हमेशा काफी दूर से भागा भागा आता है। ठीक है, दौड़ के आता है, मोमेंटम गेन करता है, उसके बाद वो जंप लेता है। बिकॉज जब हम दौड़ के आते हैं तो कहीं जो इनर्शिया और जो ये सब चीजें हैं ना वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। तो सेम चीज जो एक एयरक्राफ्ट होता है ना, वो जब एक रनवे पे मूव करता है तो काफी तेज दौड़ता है ताकि उसको एक उस टाइप का इनर्शिया मिल जाए और वो अपने आप को ऊपर की तरफ धकेल सके। ठीक है, धक्का दे सके। सेम चीज अब यहां पर ऑल्दो स्पेस हमारे पास नहीं है, तो इसलिए एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा मशीन लगाया जाता है जो कि उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को उतना स्पीड प्रोवाइड कर सके ताकि वो एयरक्राफ्ट खुद को ऊपर की तरफ पुश कर सके। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। ओके, अब समझते हैं एग्जैक्टली क्या है। एक नॉर्मल रनवे जो होता है, जैसा हमने देखा कि वो दौड़ा के, मतलब काफी लंबा एक रन देता है, उसके कारण एक टाइप का इनर्शिया मिलता है, उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को स्पीड मिलता है, जिसके कारण वो ऊपर की तरफ टेक ऑफ कर सकता है। लेकिन इस टाइप का जो लॉन्ग रन है ये किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर पॉसिबल नहीं है। इसी चीज के कारण एक कैटापल्ट नाम का एक डिफरेंट सिस्टम होता है जो कि इस चीज के अंदर यूज किया था। नाउ एक यहां पर वर्ड यूज किया गया है, दैट इज कॉल्ड एज, कि जो ये कैटापल्ट लॉन्च है एक टाइप का असिस्टेड टेक ऑफ है, राइट। तो एक यहां पर ना काफी बच्चों को डाउट होता है, तो इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा चीज ऐड किया कि एग्जैक्टली असिस्टेड टेक ऑफ का मतलब क्या है। देखिए, कोई भी ऐसा सिस्टम, नॉट ओनली दिस पर्टिकुलर थिंग, बट कोई भी ऐसा सिस्टम जो कि किसी भी एयरक्राफ्ट को हेल्प करे एयर के अंदर आने के लिए, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाने में हेल्प करे और फ्लाई करने के लिए स्टार्ट करने में हेल्प करे, दैट इज कॉल्ड एज असिस्टेड टेक ऑफ, मतलब टेक ऑफ करने में असिस्ट करे, सिंपल वर्ड्स में। नाउ जो ये असिस्टेड टेक ऑफ टेक्निक्स होते हैं, नॉर्मली 2 या 3 जो कंडीशंस होती है वहां पर यूज किया जाता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तब यूज किया जाता है जब किसी भी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट का वेट जो है वो ज्यादा हो एज कंपेयर टू मैक्सिमम टेक ऑफ वेट, मतलब जितना टेक ऑफ वेट है उसका, मतलब जितने वेट पे एक्चुअली वो फ्लाइट ऊपर की तरफ जाने वाला था उससे ज्यादा अगर इस चीज के अंदर हो तो उसको एक एक्स्ट्रा पुश देने के लिए इस पर्टिकुलर सिस्टम का यूज किया जा सकता है। सेकंड चीज, अगर जो रनवे है, रनवे की लेंथ अगर इनसफिशियंट हो, मतलब पूरा उतना लंबा रनवे ना हो, तो वहां पर भी इस पर्टिकुलर जो सिस्टम है उसको यूज किया जा सकता है। एंड थर्ड चीज, अगर उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के अंदर इनसफिशिएंट पावर हो, मतलब उतना एनर्जी या फिर पावर ना हो, बैटरी उतनी ज्यादा चार्ज ना हो, तो वहां पर भी इस चीज को यूज किया सकता है। ठीक है, तो आई होप आप इन तीनों चीजों को समझ गए कि कहां पर असिस्टेड टेक ऑफ की यूज किया जाता है। नाउ लेट्स कम बैक कि एग्जैक्टली कैटापल्ट लॉन्च होता क्या है। नाउ जस्ट रिमेंबर कि जो एक टाइप का ये वाला सिस्टम है ना, एक्चुअली एक एयरक्राफ्ट को जस्ट 2 से 3 सेकंड के अंदर ऑलमोस्ट 0 से लेकर के 165 नॉट्स तक की स्पीड प्रोवाइड कर सकता है। ऑलवेज रिमेंबर, जो एक एयरक्राफ्ट की स्पीड होती है इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन नॉट्स। ठीक है, नाउ इन दिस सिस्टम क्या होता है, एक देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज एक्यूमुलेटर। नाउ देखिए, ध्यान से देखिए, दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज एक्यूमुलेटर। जब एक एयरक्राफ्ट जब नीचे की तरफ मूव कर रही होती है तो देखिए ये जो एयरक्राफ्ट है ना, इसका जो ये वाला पार्ट है जो आप देख रहे हैं, इट इज एक्चुअली कनेक्टेड टू अ थिंग कॉल्ड एज शटल। ठीक है, देखिए एक शटल यहां पर होता है, एक शटल यहां पर होता है, ये दोनों से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। और जो ये शटल है वो आगे जाकर देखिए ध्यान से, ये एक टाइप के पिस्टन से कनेक्टेड होता है। ठीक है, अभी जो पिस्टन है, देखिए आपको ये सब बिल्कुल भी समझने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूं कि एक्जैक्टली एक कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम जो है काम कैसे करता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप एक एयरक्राफ्ट कैरियर देखेंगे जहां पर आप देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर जो एयरक्राफ्ट है उसके ऊपर रनवे को यूज करके ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक्चुअली वो अकेला मूव नहीं कर रहा होता है। नीचे का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ना, वो पूरे साथ उसके मूव कर रहा होता है, मतलब कर रहा होता है, जो एक्चुअली उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक पुश प्रोवाइड करता है। ठीक है, टेक ऑफ करने के लिए। तो ऑलवेज रिमेंबर, एक टाइप का एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटर। ये जो एक्यूमुलेटर होता है ना, ये एक्चुअली मेन चीज होता है। इसके अंदर बहुत सारी बैटरीज वगैरह होती हैं जो एक्चुअली इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को पुश प्रोवाइड करता है। ठीक है, यू डोंट नीड टू गो इनटू द डिटेल्स एंड जो भी चीजें हैं, बट आपको सिंपली इसका मेन फंडा समझ आना चाहिए। नीचे कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह लगे होते हैं जो कि एक्चुअली अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इस सप्लाई ऑफ एनर्जी के कारण इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को स्पीड मिलती है। उस स्पीड के कारण क्या होता है, ऑटोमेटिकली ये चीज जो होता है वो आगे जाकर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, मतलब काफी ज्यादा स्ट्रांगली वो ऊपर की तरफ जाता है, टेक ऑफ करता है। देखिए, अगर आप इस पर्टिकुलर इमेज को देखेंगे तो आपको एक्जैक्टली समझ आएगा। देखिए, जो ये चक्के होते हैं ना, जो ये व्हील्स होते हैं, व्हील्स एक्चुअली कनेक्टेड होते हैं। देखिए, कनेक्टेड होते हैं डायरेक्टली इस दोनों ही पिस्टन से, और ये पिस्टन जो होता है एक्चुअली इस व्हील्स को प्रोवाइड कर रहा होता है, स्ट्रॉन्ग एक टाइप की स्ट्रॉन्ग एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। सिमिलरली यहां पर देखिए, जब वो एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्ट आई की तरफ मूव कर रहा होता है तो ये जो नीचे का सारा सिस्टम है वो साथ में मूव कर रहा होता है और इस एयरक्राफ्ट को यहां पर इतनी पुश प्रोवाइड करता है कि वो ऊपर की तरफ जा सके, ठीक है, टेक ऑफ मतलब टेक ऑफ ले सके। आई होप आपको ये चीज एक्जैक्टली समझ आ गई कि जो ये कैटापल्ट सिस्टम है एक्जैक्टली काम कैसे करता है। नाउ ऑलवेज रिमेंबर जो ये जितने भी होते हैं मतलब इसमें बहुत सारी डिफरेंट चीजें होती हैं, जैसे शटल्स होता है, पिस्टन्स होते हैं, बट यू डोंट नीड टू रिमेंबर दीस थिंग्स। कोई नहीं आपसे पूछने वाला है कि एक्जैक्टली ये सिस्टम काम कैसे करता है। जस्ट रिमेंबर कि एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड एज कैटापल्ट सिस्टम। वो सिस्टम जो है एक्चुअली एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को हेल्प करती है ऊपर की तरफ जाने में, टेक ऑफ करने में। नाउ जिस तरह की एक जो ये सिस्टम है उसी तरीके से एक और सिस्टम होता है, दूसरा सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड एज स्टोबार, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर कैटापल्ट एक दूसरा सिस्टम है और स्टोबार एक दूसरा सिस्टम है, बट दोनों का काम एक है, दोनों का सेम काम होता है कि वो फ्लाइट को ऊपर की तरफ भेजने में हेल्प करता है। नाउ पहले मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं एक्जैक्टली स्टोबार काम कैसे करता है। एक्जैक्टली स्टोबार होता क्या है सबसे पहले, ओके, जो आपने पीछे कैटापल्ट सिस्टम देखा वो उस टाइप के, देखिए उस टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के अंदर काम आता है जो कि बिल्कुल प्लेन होते हैं, ठीक है, मतलब प्लेन होते हैं, वहां पर उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को ऊपर की तरफ भेजने में हेल्प करता है, ठीक है। बट आपने एक दूसरे टाइप के वो देखे होंगे एयरक्राफ्ट कैरियर्स देखे होंगे जो कि इस टाइप के होते हैं। अब क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली एक टाइप का ऐसा रनवे प्रोवाइड करते हैं कि एयरक्राफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा और धीरे धीरे यहां से फिर ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। नाउ इसी चीज को यहां पर ध्यान रखते हुए स्टोबार टेक्निक यहां पर बनाई जाती है। नाउ जस्ट सी दिस पर्टिकुलर पिक्चर। नाउ जो आप ये देख रहे हैं एक्चुअली क्या होता है, ये नीचे वाला पार्ट ये ऊपर उठ जाता है, इसके कारण ये एयरक्राफ्ट जो है उसको ऊपर की तरफ एक टाइप से पुश मिलता है, टेक ऑफ करने के लिए एक हेल्प मिलता है, ठीक है, उसके कारण वो इजीली मूव कर सकता है। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन स्टोबार एंड कैटापल्ट, जहां पर कैटापल्ट जो होता है वो बिल्कुल जो प्लेन सर्फेस के ऊपर मतलब रन करता है, बट जो स्टोबार होता है वो एक टाइप के वर्टिकल मतलब ऊपर की तरफ उसको पुश मिलता है, उसके कारण वो जाता है, ठीक है। तो स्टोबार समझिए, तो आपको एक चीज जो समझना है कि जो ये कैटापल्ट और जो स्टोबार है दोनों एक टाइप के लॉन्चिंग सिस्टम्स हैं, और जो ये स्टोबार है वो एक्चुअली रशिया और चाइना ये सब यूज करते हैं बिकॉज ये बहुत ज्यादा रिलायबल है। बट जो कैटोबार है वो एक्चुअली मतलब जो अभी के जो रिसेंट चीजें हैं वो सब मतलब उन्होंने उसको यूज करना स्टार्ट किया है। सो ऑलवेज रिमेंबर, देखिए इंडिया जो था स्टार्टिंग के टाइम में रशिया के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था, अपने जितने भी डिफेंस सिस्टम था सब कुछ वो रशिया से खरीदता था, इसलिए रशिया देखिए रशिया यहाँ पर जो स्टोबार्स था उसको यूज करता था, इसलिए इंडिया का भी जो मेजोरिटी ऑफ द जो एयरक्राफ्ट है उसके अंदर स्टोबार्स ही प्रेजेंट है। बट बाद में क्या हुआ, बाद में धीरे धीरे इंडिया ने एक्चुअली अपने डिफेंस ट्रेड को डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट किया। इंडिया ने बहुत सारी चीजें यूएस से खरीदी, इजराइल से खरीदी, तो यूएस से इजराइल ऐसी कंट्रीज है जो कि एक्चुअली कैटापल्ट नाम के सिस्टम को यूज करती है, तो इसलिए इंडिया के कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर, देखिए आपको ध्यान रखना है ज्यादातर जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो एक्चुअली स्टोबार्स ही यूज करते हैं। विशाखापट्टनम हो गया हमारा, जितने भी हमारे डिफरेंट चीजें हैं वो सब के सब अभी भी स्टोबार्स यूज करते हैं, बहुत ही कम, जैसे कि जो हमारा रिसेंट यानी कि जो विक्रांत है वही दैट इज वन ऑफ द ओनली जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हमारे पास जो कि एक्चुअली कैटापल्ट सिस्टम को यूज करता है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज म्यांमार के अंदर हमें रिसेंटली 2 फॉसिल फ्लावर्स मिले हैं। नाउ एक्जेक्टली क्या है इसका इंपॉर्टेंस, उसको हम प्रॉपर्ली समझते हैं। देखिए न्यूज ये है कि रिसेंटली म्यांमार के अंदर 2 फॉसिल फ्लावर्स मिले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कम्स कि फॉसिल फ्लावर्स होते क्या हैं, तो जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि ऐसे फ्लावर्स जिनका फॉसिल काफी मिलियंस ऑफ ईयर्स से पानी के अंदर या फिर किसी भी पर्टिकुलर चीज के अंदर बहुत ही प्रिजर्व्ड, वेल प्रिजर्व्ड कंडीशन के अंदर हो, दे आर कॉल्ड एज फॉसिल फ्लावर्स, ठीक है। अब माना जा रहा है कि अराउंड 100 मिलियन ईयर्स अगो एक हमारा पीरियड था, दैट पर्टिकुलर पीरियड वाज कॉल्ड एज क्रेटाशियस पीरियड, ठीक है। इस क्रेटाशियस पीरियड के अंदर ये फ्लावर्स हुआ करते थे और तब से ये पर्टिकुलर जो फ्लावर्स है वो एक्चुअली ओशंस के अंदर दब गए थे और ये ओशन का बहुत ही वेल प्रिजर्व्ड, यहां पर देखिए आप देख सकते हैं दिस पर्टिकुलर पिक्चर, देखिए ये ऊपर वाले जो आप देख रहे हैं ये सिंगल फ्लावर है और ये जो है ये सेकंड फ्लावर है, ठीक है। तो अब देखिए ये एक टाइप का, ये देखिए एक स्टेम्स है, इसके ऊपर ये बर्ड्स हैं, ठीक है। अब सिमिलरली आप ये देखिए, ये देख सकते हैं दिस इज स्टेम काइंड ऑफ थिंग, दिस इज ये कहीं ना कहीं बर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली देखिए ये जो ये स्टेम है ये एक टाइप का बर्ड है, तो ये एक्चुअली एक बहुत ही क्लियर पिक्चर आपको ऑब्वियसली यहां पर नहीं दिखाई दे रही होगी, बट द पॉइंट इज कि ये ऑलमोस्ट 100 मिलियन ईयर्स अगो ये पर्टिकुलर प्लांट्स हुआ करते थे और ये पूरे के पूरे एक साथ ही मतलब इसी कंडीशन के अंदर ये दब गए थे और उसके कारण अराउंड 100 मिलियन ईयर्स अगो के बाद मतलब ये अराउंड अभी म्यांमार के अंदर ये प्रेजेंट है, मतलब दिखा है इसको। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि जो ये क्रेटाशियस पीरियड जो ये बोल रहा है कि मतलब इस क्रेटाशियस पीरियड का एक्जेक्टली मतलब क्या है, कितना पुराना है हमारे पास ये। देखिए जब हमारा अर्थ स्टार्ट हुआ था ना, दैट एक्चुअली स्टार्टेड इन कैम्ब्रियन एरा, ठीक है। आपको याद रखना है कैम्ब्रियन एक टाइप का इयॉन था। जो हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता है उसके बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के टाइम स्केल्स होते हैं। ना इसका जो सिंपल सा जो आप मतलब जिसको आप आगे जाकर याद कर सकते हो दैट इज कॉल्ड एज सुपर इयॉन, ठीक है। सुपर इयॉन के बाद है इयॉन, देन कम्स एरा, देन कम्स इपोक, देन कम्स पीरियड, देन कम्स एज, ठीक है। सुपर इयॉन, इयॉन, एरा, पीरियड, इपोक, एज, दिस इज अ सिंपल फंडा जो कि आप आगे जाकर इसको याद कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए पॉइंट ये है कि सबसे पहले हमारे पास एक कैम्ब्रियन नाम का एक एरा हुआ करता था, कैम्ब्रियन नाम का एक इयॉन हुआ करता था, ठीक है। तो जो अभी हम रह रहे हैं जो मतलब जहां पर हम अभी रह रहे हैं दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज कैम्ब्रियन इयॉन। तो कैम्ब्रियन से पहले वाला जो पूरा
पर्टिकुलर पार्ट था दैट इज कॉल्ड एज प्री कैम्ब्रियन। तो प्री कैम्ब्रियन यानी कि हेडियन वाला जो इयॉन था वो एक्चुअली माना जाता है कि वो वाला टाइम था जो एक्चुअली हमारे अर्थ के ऊपर लाइफ वगैरह स्टार्ट होती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो सब आने स्टार्ट होते हैं। देखिए आपको ये सब ध्यान नहीं रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि हेडियन के बाद यहाँ पर आर्कियन इयॉन्स आए, प्रोटोजोइक आए, इसका जो अभी हम जिस पर्टिकुलर इयॉन के अंदर रह रहे हैं दैट पर्टिकुलर इयॉन इज कॉल्ड एज फेनेरोजोइक इयॉन। उसके अंदर देखिए डिफरेंट टाइप के एराज हैं, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक। देखिए बहुत ही नाम आपको बहुत सिंपल लगेगा, पैलियो मतलब ओल्ड, जोइक मतलब एरा, ठीक है। तो ओल्ड एरा, मेसो मतलब मिडल और सीनो मतलब न्यू, ठीक है। तो ये हम न्यू एरा के अंदर रह रहे हैं और न्यू एरा के अंदर अभी क्वाटरनरी के बाद वाला पीरियड अभी चल रहा है, ठीक है। इसी के अंदर हम रह रहे हैं, इसी के अंदर एक एंथ्रोपोसीन नाम का एक इपोक है, उसी के अंदर अभी हम फिलहाल रह रहे हैं। बट द पॉइंट इज आपको यहाँ पर ये समझना है, देखिए आपको ये सब कुछ भी याद नहीं करना है, जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग। आपको बस एक चीज ध्यान रखना है। देखिए अगर आप इस पर्टिकुलर चीज को ध्यान से देखेंगे कि मेसोजोइक पीरियड था, एक मेसोजोइक नाम का एक एरा हुआ करता था, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। आपको बस ध्यान रखना है मेसोजोइक नाम का एक एरा हुआ करता था। उस मेसोजोइक एरा के अंदर टोटल 3 पीरियड्स आए थे। फर्स्ट वाज ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटाशियस। यही जो क्रिटाशियस पीरियड है ना दैट एक्चुअली केम अराउंड 138 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 100 मिलियन ईयर्स अगो के आसपास का पीरियड था। इसी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर एक्चुअली वो प्लांट्स पाए जाते थे। यही वो पर्टिकुलर टाइम था जब मतलब प्लांट्स मिले थे और इसी टाइम ये सबके सब दब गए थे। नाउ जस्ट इस चीज को आप ध्यान सामने से देखिए, ये जो क्रिटाशियस पीरियड था ना ये एक्चुअली वो पीरियड था जिस टाइम डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हुआ था। और आप जानते हैं कि डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन जो हुआ था उसका एक बहुत ही प्रोबेबल थ्योरी जो है वो ये है कि हमारे अर्थ के ऊपर एक मिट्योर अटैक हुआ था। तो मिट्योर अटैक का मतलब समझ रहे हैं, मिट्योर अटैक का सीधा सा मतलब ये है कि बहुत सारे मिट्योर्स हमारे अर्थ के ऊपर गिरे थे उस टाइम और इतने ज्यादा मिट्योर्स थे कि उसके कारण पूरा का पूरा डायनासोर फिनिश हो गया था। सोचिए इतने ज्यादा डायनासोर्स फिनिश होने के कारण, मतलब इतने ज्यादा डायनासोर्स फिनिश हो गए बट इसके बावजूद ये फ्लावर्स जो है इतने अच्छे कंडीशन में कैसे बच गए, ठीक है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन ने एक्चुअली साइंटिस्ट को यहाँ पर अमेज किया हुआ है, ठीक है। अब इसी के बारे में प्रॉपर्ली समझेंगे। और जो 2 फ्लावर्स हमें मिले हैं उसका नाम यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ये ओल्ड फ्लावर्स है। तो आपको बस यहाँ पे नाम ध्यान रखना है और सेकंड चीज आपको ध्यान रखना है कि एक टाइप के फॉसिल फ्लावर्स है। फर्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज फाइलिका पिलोबर्ब्यूनेसिस, ठीक है फर्स्ट। सेकंड इज कॉल्ड एज यूफालिका पिस्टा कैस्टेलाटा, ठीक है। तो आपको देखिए पहली बात ध्यान रखना है फाइलिका दोनों ही फाइलिका नाम है। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि फाइलिका दिस एंड फाइलिका दैट ये दोनों क्या है तो आपको ध्यान रखना है दोनों ही टाइप के फ्लावर्स हैं, टाइप के फॉसिल फ्लावर्स है। नो यू विल बी अमेज्ड टू नो कि ऑल्दो ये ऑलमोस्ट 100 ईयर्स अगो पाए जाते थे बट दे आर स्टिल फाउंड। ये अभी भी हमारे साउथ अफ्रीका के कुछ पार्ट्स हैं वहां पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट चीज तो आप जो ये समझ गए कि ये दोनों ही जो फॉसिल फ्लावर्स हैं अगर ये उस टाइम में पाए जाते थे और अभी भी अगर पाए जाते हैं इसका मतलब है उन्होंने कुछ ना कुछ एवोल्यूशनरी के ट्रेंड्स तो जरूर फॉलो किए होंगे। मतलब हमारे अर्थ के ऊपर उसने डिफरेंट टाइप से एवोल्यूशन किया होगा, मतलब अपने आप को चेंज किया होगा, एनवायरमेंट के अंदर चेंज करने की कोशिश की होगी। बट वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न्स यहाँ पर ये है, वन ऑफ द बिगेस्ट अमेजमेंट यहाँ पर ये है एक्चुअली कि इन्होंने अपने आप को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। मतलब 100 मिलियन ईयर्स अगो जो जिस पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर ये फ्लावर्स पाए जाते थे आज भी ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। मतलब उन्होंने खुद को बिल्कुल भी मॉडिफाई नहीं किया है। नाउ साइंटिस्ट आर अमेज्ड कि एग्जैक्टली ये पॉसिबल कैसे है। बिकॉज देखिए 100 मिलियन अगर आप मिलियन ईयर्स अगो जाएंगे तो उस टाइम का जो एनवायरमेंटल कंडीशन था दैट वाज टोटली डिफरेंट, पूरी तरीके से चेंज था। तो एग्जैक्टली कैसे एक पर्टिकुलर फ्लावर जो है वो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर भी सर्वाइव कर रहा था और अभी का जो कंडीशन है वो टोटली डिफरेंट है एज कंपेयर टू जो उस टाइम था, उसके अंदर भी ये इतने सही से कैसे सर्वाइव कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है जो अभी के जो काउंटर पार्ट्स है इसका मतलब जो उस टाइम के फ्लावर्स थे बिल्कुल सेम वैसे ही फ्लावर्स अभी भी साउथ अफ्रीका और जो आसपास के रीजन है वहां पे मिलते हैं और उनके अंदर कोई भी सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं है एज कंपेयर टू जो पुराने वाले थे। मतलब पुराने वाले फ्लावर्स एंड जो न्यू फ्लावर्स हैं वो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ऑल्दो हम ऐसा सोच सकते थे कि फ्लावर्स जो है अपने आप को चेंज कर रहे हैं बट यहाँ पे बिल्कुल चेंज नहीं कर रहे हैं, उन्होंने इवॉल्व नहीं किया है बट पता नहीं कैसे उन्होंने खुद को सस्टेन किया है, ठीक है। एवरी सिंगल चेंजिंग इकोसिस्टम के साथ उन्होंने खुद को सस्टेन किया है विदाउट इवॉल्विंग, विदाउट चेंजिंग देयर सेल्फ, ठीक है। अब अगर आप इस पर्टिकुलर इमेज को देखेंगे तो ये वो फ्लावर है जो कि हम एक्चुअली में मिला है थाईलैंड के अंदर से, ठीक है। उसका एक प्रॉपर वो एक टाइप का इमेज है और दिस इज द सेकंड फ्लावर जो कि एक्चुअली ओरिजिनल फ्लावर जो अभी हमारा साउथ अफ्रीका के अंदर प्रेजेंट है। तो ये दोनों एग्जैक्ट सेम फ्लावर्स है, ठीक है। इसके अंदर जब इसको प्रॉपर्ली चेक किया गया तो एग्जैक्ट सेम टाइप की जो फीचर्स इसके अंदर प्रेजेंट थे, सेम फीचर्स यहाँ पर इसके अंदर प्रेजेंट है। नाउ दिस इज व्हाट एक्चुअली अमेजेस द साइंटिस्ट। यहाँ पर सब यहाँ पर सोच के परेशान है कि एग्जैक्टली ये चीज पॉसिबल कैसे है। नाउ यहीं पर क्वेश्चन आता है कि एग्जैक्टली स्पेशल क्या है इस पर्टिकुलर डिस्कवरी के बारे में। तो जैसा हमने देखा कि जो एक पर्टिकुलर फ्लावर्स होते हैं नॉर्मली क्या होता है अपने आप को फ्रूट्स के अंदर या फिर सीड्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं और धीरे धीरे फिर ये खत्म हो जाते हैं। बट यहाँ पर इस पर्टिकुलर फ्लावर के अंदर कोई भी चीज यहाँ पर चेंजेस नहीं हुए हैं, अभी तक ये फ्लावर ही बने हुए हैं। सेकंड चीज अगर आप हिस्टोरिकल जियोलॉजिकल टाइम स्केल को देखेंगे तो जितने भी प्लांट के हमारे पास रिमेन्स वगैरह मिले हैं ना उसमें हमेशा ये पाया जाता है कि लीव्स जो होती है जो पत्ते होते हैं दे हैव द ग्रेटर एबिलिटी एंड स्टेमिना फॉर प्रिजर्वेशन। मतलब लीव्स के पास यहाँ पर देखिए फोटोसिंथेसिस करने का जितना भी उनके पास पावर होता है उसके कारण बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारा फूड आइटम्स जो है एक्चुअली लीव्स के अंदर स्टोर्ड होता है। उसके कारण लीव्स माना जाता है कि अपने आप को थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक सेव कर सकती है, प्रिजर्व कर सकती है। बट द पॉइंट इज कि नॉर्मली फ्लावर्स खुद को इतने लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व नहीं कर पाते हैं। फ्लावर्स नॉर्मली
अपना फॉर्म चेंज कर देते हैं और सीड या फिर मतलब सीड या फिर फ्रूट में चेंज हो जाते हैं और उसके बाद वो पूरी तरीके से फिनिश हो जाते हैं। बट द पॉइंट इज कि दोनों ही फ्लावर्स ने अपने आप को चेंज नहीं किया है, ये फ्लावर अभी तक फ्लावर है, मतलब इन्होंने अपना फॉर्म भी चेंज नहीं किया है अभी तक, ठीक है। इसलिए जितने भी फ्लावर्स के फॉसिल्स मिलते हैं हमारे, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज नॉर्मल कंडीशंस में फ्लावर के फॉसिल्स हमारे लिए मिलने ही नहीं चाहिए। हमें अगर मिलता भी तो हमें लीव्स के फॉसिल्स मिलने चाहिए, बट फ्लावर्स हमें नॉर्मली नहीं मिलने चाहिए, ठीक है। इसलिए जो म्यांमार के अंदर मिला है उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब एक चीज आपको समझना है कि जो फ्लावरिंग प्लांट होता है ना, वो बहुत ही फास्ट रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इसका मेन रीजन ये होता है कि जो भी उसका ब्रीडिंग मैकेनिज्म होता है ना, वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है और बहुत ज्यादा डिटेल्ड होता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, अगर वो लगातार रिप्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब क्या है, जो भी एनवायरमेंट के अंदर चेंजेस हो रहे हैं ना, वो जल्दी जल्दी अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करता है, उसके कारण लगातार उनका एवोल्यूशन होता रहता है। तो ये माना जाता है कि एक फ्लावरिंग प्लांट जो है वो कंपैरेटिवली बहुत ही फास्ट इवॉल्व होता है, ठीक है। वो लगातार अपने आप को चेंज करता रहता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जो दोनों ही में फॉसिल फ्लावर्स मिले हैं, उन्होंने अपने आप को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। जो पहले के फ्लावर्स थे और जो अभी के फ्लावर्स है, दोनों एक्जैक्टली सेम फ्लावर्स हैं, ठीक है। उन्होंने खुद को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। नाउ इस पर्टिकुलर चेंज, जो भी चेंजेस होते हैं, उससे साइंटिस्ट का मतलब ये है कि हो सकता है कि उनके लीव्स जो है वो ज्यादा ग्रीन हो जाए या फिर कम ग्रीन हो जाए, उनका साइज चेंज हो जाए, ताकि वो अपने आप को वो अडेप्ट करने की कोशिश कर रही है। बट द पॉइंट इज कि 100 मिलियन ईयर्स अगो जो फ्लावर्स हमें मिला है, उसका जो लीव का साइज था और जो अभी जो साउथ अफ्रीका के अंदर जो भी फ्लावर्स रह रही है, उनका लीव का साइज एक्जैक्टली सेम है, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। यहां तक कि जो उनकी ग्रीनरी थी, सेम ग्रीनरी यहां तक मतलब अभी तक प्रेजेंट है। जो भी उनका टेंपरेचर था उस टाइम जो था, अभी का टेंपरेचर एक्जैक्टली सेम है। उसका मतलब क्या है कि उन्होंने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, एंड साइंटिस्ट आर अमेज्ड कि एक्जैक्टली ये चीज पॉसिबल कैसे है, ठीक है। दे हैव बीन द सेम फॉर द लास्ट 100 बिलियन ईयर्स अगो, एंड दिस इज द बिगेस्ट थिंग। तो यहाँ पर साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि यहाँ तक कि जो ह्यूमंस है, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशंस माने जाते हैं, उन्होंने भी अपने आप को लगातार इवॉल्व किया, लगातार अपने आप को चेंज किया है। तो एक्जैक्टली एक फ्लावर ने अपने आप को चेंज कैसे नहीं किया है। अगर आप ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे, ह्यूमंस देखिए, ह्यूमंस ने अपने आप को इतनी ज्यादा चेंजेस किए हैं कि स्टार्टिंग में जो फर्स्ट ह्यूमंस हमारे यहाँ पे मिलते थे, दे वर एक्चुअली कॉल्ड एज प्लियोथेकस, ठीक है। प्लियोथेकस जो थे, दे वर एक्चुअली फर्स्ट ह्यूमंस, और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं, करते करते हम लोग डिफरेंट होमोसेपियंस के जो अर्ली वाले पार्ट थे वहां पहुंचे, होमो इरेक्टस तक पहुंचे, सोलोमैन तक पहुंचे, ठीक है। ऐसे बढ़ते बढ़ते दिस वाज द एक्चुअली फर्स्ट मैन, जो फर्स्ट आप जो अर्ली मैन जो समझते हैं, दे वर एक्चुअली निएंडरथल्स, ठीक है। माने जाते हैं कि दे वर द फर्स्ट मैन्स, और उसके बाद अपने आप को चेंज करते करते वी हैव एक्चुअली रीच्ड दिस पर्टिकुलर स्टेज जहां पर हम मॉडर्न होमोसेपियंस है, ठीक है। अभी के टाइम में अगर आप समझेंगे, जो हमारा एक्चुअली साइंटिफिक नेम है, दैट इज कॉल्ड एज होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है। होमो सेपियन सेपियन, ये हमारा एग्जैक्ट सेपियन, जो ये एग्जैक्ट हमारा साइंटिफिक नेम है। आई होप आप ये चीज प्रॉपर्ली समझ रहे हैं कि तो ये हम जो फर्स्ट जो हमारा ये था, जो हमारा ट्रेंड था, मतलब वहां से हमने अपने आप को इवॉल्व करके हम यहां तक पहुंचे हैं। तो एक्जैक्टली एक फ्लावर खुद को इवॉल्व क्यों नहीं कर रहा है, एक फ्लावर अपने आप को चेंज क्यों नहीं कर रहा है, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके पीछे जब साइंटिस्ट ने काफी ज्यादा डिस्कवरी वगैरह की, काफी ज्यादा रीजन ढूंढे, तो एक रीजन जो उन्हें मिला, जो दैट वाज फायर। मतलब हो सकता है कि आग के कारण उनके अंदर इतने ज्यादा इंड्यूसिंग मतलब ऐसी एबिलिटी उनके पास आ गई, ऐसी उनके पास कैपेसिटी आ गई कि उन्होंने इस चीजों को, जितने भी चेंजेस थे, उन सबको पूरी तरीके से ओवरबर्डन करना स्टार्ट कर दिया। साइंटिस्ट का बोलना यह है कि जो उस टाइम जो अराउंड अगर आप 100 मिलियन ईयर्स अगो पहले जाएंगे, तो वहां पर मिट्योर अटैक हुआ था, आपको याद होगा, ठीक है। मिट्योर अटैक हुआ था, इसका मतलब क्या है कि उस मिट्योर अटैक के कारण जो आसपास का एनवायरमेंट था, उतना ज्यादा मतलब इतना वार्म हो गया था, मतलब हर जगह आग ही आग लगी हुई थी, और उस आग ने एक्चुअली इस पर्टिकुलर फ्लावर को ये सपोर्ट किया था, ठीक है, सपोर्ट किया था, जहां पर जिसके मतलब इस पर्टिकुलर फायर के कारण ये फ्लावर और ज्यादा स्ट्रांग हो गया था, और उसने अपनी जो रेजिडिटी थी वो और ज्यादा इंक्रीज कर दी थी। इसी चीज के कारण यहाँ पर किसी भी टाइप के चेंजेस का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है। नो ऑलवेज रिमेंबर, एक प्लांट या फिर एक एनिमल या फिर ह्यूमंस जो भी है, वो खुद को इवॉल्व, खुद को अडेप्ट तभी करते हैं जब कोई एनवायरमेंट उनके अगेंस्ट हो जाता है, ठीक है। जब एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होती है तभी वो एक्चुअली खुद को चेंज करते हैं। बट द पॉइंट इज, इस फ्लावर ने अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लिया था कि इसके कंपैरिजन में कोई भी यहाँ पर एनवायरमेंट चेंज हो ही नहीं रहा था, इसलिए शायद इसने अपने आप को इवॉल्व ही नहीं किया, ठीक है। सो दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, और ये एक टाइप का बिगेस्ट एक आप समझ सकते हैं डिस्कवरी है हमारे पिछले कुछ सालों से, कि ऑलमोस्ट 100 मिलियन ईयर्स को रहने के बावजूद भी एक पर्टिकुलर फ्लावर अपने आप को बिल्कुल भी अडैप्ट नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं, जो चार्ल्स डार्विन ने यहाँ पर जो एक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया था, उस चीज के अंदर जो फर्स्ट हमें एक्सेप्शनल केस मिला है, दिस इज दिस पर्टिकुलर फ्लावर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सो माना जाता है कि देखिए फाइनली जो साइंटिस्ट है वो ये बोल रहे हैं कि दीज फ्लावर्स एक्चुअली इतने ज्यादा रिजिड थे, इतने ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे कि एक ऐसा डिजास्टर, एक ऐसा मिट्योर अटैक जिसने पूरे के पूरे डायनासोर्स को मतलब फिनिश कर दिया हमारे अर्थ के ऊपर से, उस पर्टिकुलर टाइप के इरेडिकेशन का जो बहुत बड़ा जो मिट्योर अटैक हुआ था, उसको भी कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर फ्लावर सर्वाइव कर गया, ठीक है। सो ये बहुत बड़ी चीज है, अगर इस फ्लावर ने अपने आप को चेंज किया है, तो एक्चुअली हमें इस चीज के ऊपर अभी स्टडी करनी होगी, और साइंटिस्ट लगातार स्टडी कर रहे हैं, और इसको मालूम करने
ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली कौन से वो इंड्यूसिंग एलिमेंट्स थे, कौन से फैक्टर्स थे जिसके कारण इसने खुद को चेंजेस नहीं किए, अपने अंदर कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं आने दी। तो आई होप आपको जितने भी टॉपिक्स थे वो प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। और जो आज के क्वेश्चन है वो आप ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, इसका आंसर आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूसी आइलैंड इज एन ओवरसीज ब्रिटिश टेरिटरी लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन। सेकंड क्वेश्चन इज पॉइंट नीमो इज द प्लेस फ्रॉम वेयर लॉन्च एंड रिटर्न ऑफ स्पेसक्राफ्ट्स फॉर नासा आर डन। थर्ड क्वेश्चन इज a 3D polymer is comparatively more stronger than a 2D polymer. Fourth question is majority of जो इंडियन एयरक्राफ्ट हैं they use Stobart launching system as compared to जो दूसरा वाला सिस्टम है, अगर किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर अगर हमें कोई भी चीज टेक ऑफ करना हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the remains of a geologically old plant are found beneath the oceans, it is more likely to be the leaves of the plant as compared to the flowers. And the final question is Phylica piloburmensis जो है it has shown a large range of modifications to survive in the changing environment over the years. ये कुछ क्वेश्चन है जिसे आपको ट्राई करना है, जो कल के क्वेश्चन थे उसे हम ट्राई कर लेते हैं। The first question was that CLAP program is linked with increasing sanitation drives in schools and colleges. Now देखिए ये एक sanitation drive तो था बट ये schools and colleges के अंदर नहीं है, ये जितने भी रूरल एरियाज है उसके अंदर है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन वाज दैट ग्राम पंचायत हैज बीन मेड द नोडल बॉडी फॉर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्लैप प्रोग्राम। यस दिस इज वेरी ट्रू। आपको याद होगा जितने भी जो लोकल लेवल से, जितने भी लोएस्ट लेवल है वहां से इंप्लीमेंटेशन का एक्चुअली चीज स्टार्ट होता है, इसलिए ग्राम पंचायत को सारी की सारी पावर्स यहां पर दी गई है। थर्ड क्वेश्चन वाज दैट इंडिया हैज मोर देन 50 साइट्स डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट्स। नाउ दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। आपको याद होगा टोटल 49 साइट्स हमारे पास प्रेजेंट है। नाउ 47th कौन सी थी? दैट वाज हैदरपुर, ठीक है। 48 कौन सा था? 48 आपको याद होगा कल हमने बात की थी, यूपी के अंदर एक प्लेस है दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। और 49 जो था वो जो गुजरात के अंदर जो रिसेंटली जो वेटलैंड मिला है खिजादिया नाम का वेटलैंड, वो है 49, ठीक है। जो लास्ट हमारा है वो खिजादिया है, आपको ध्यान रखना है। 50वां हमारे पास अभी तक नहीं आया। नेक्स्ट इज लिबियो रोहिता, एक टाइप की फिश की स्पीसीज है दैट इज फाउंड इन बाकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यस दिस इज वेरी ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज ब्लैक नेकेड स्टॉक्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ ओनली खिजादिया बर्ड सेंचुरी के अंदर पाए जाते हैं। यस दिस इज ऑल्सो वेरी ट्रू, आपको ध्यान रखना है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज एवरी लैंड विल बी इशूड 16 डिजिट यूनिक लैंड आधार नंबर फॉर इट्स बाइंग और सेलिंग प्रोसेस। देखिए ये बात तो सही है बिल्कुल कि हर एक लैंड को अपना खुद का आधार नंबर दिया जाएगा, बट दैट पर्टिकुलर थिंग विल बी 14 डिजिट, ठीक है, 16 डिजिट नहीं होगा। ना आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा जो लोगों का जो आधार नंबर है वो एक्चुअली 12 डिजिट का है, ठीक है, और जो लैंड का डिजिट जो होगा वो 14 डिजिट का होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज बॉट ट्रेन सेफ्टी सिस्टम कवच फ्रॉम फ्रांस। नो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, हमने इसको इंडिजिनियसली बनाया है। द लास्ट क्वेश्चन वाज दैट न्यू ई पासपोर्ट ऑफ इंडिया कैरीज ऑल एसेंशियल बायोमेट्रिक डेटा ऑफ द ट्रैवलर्स। नो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज रिसेंट जो वर्जन लॉन्च हुआ है इसके अंदर कोई भी बायोमेट्रिक डेटा इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसको बाद में जो नेक्स्ट अपडेट्स वगैरह होंगे उसके अंदर इसको ऐड किया जाएगा। तो ये था हमारे आज के सारे टॉपिक्स, आज के जितने भी साइंटिफिक टॉपिक्स थे एक्चुअली साइंस से रिलेटेड थे। तो आई होप आपको सारी चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे, सारे क्वेश्चंस आपके प्रॉपर्ली क्लियर हो गए होंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।